हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के लिए जो आज एक वीडियो लेकर आई हूँ, इसकी प्रिपरेशन तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब इससे पहले वाले वीडियो में करा दिया था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब मैं कौन सी बुक पढ़ा रही थी, क्षितिज भाग 1 का आखिरी अध्याय यानी कि अध्याय संख्या 13 में पढ़ा रही थी। बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक समस्या के तौर पर उजागर की गई बात है। इस कविता में राजेश जोशी जी ने उजागर करी थी। तो जो लास्ट वीडियो मैंने आपको एनसीईआरटी कराया था, उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर आपके सामने एक प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, यानी कि मैंने आपको एक डीपीपी नंबर 13 दिया था, जिसका सोल्यूशन वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ। डीपीपी 13 सोल्यूशन वीडियो लेकर आई हूँ मैं आज। तो इस डीपीपी में मैंने आपको क्वेश्चन टोटल जो दिए थे वो 20 क्वेश्चंस थे, जो कि 30 मार्क्स के थे। 10 ऑब्जेक्टिव थे और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जिन्हें आपको करना था। आई होप आप सभी ने अच्छे से किया होगा। इसके अंदर 2 काव्यांश थे और 10 बहुविकल्पीय थे। तो चलिए फटाफट, आप लोगों ने ये पूरा प्रैक्टिस पेपर देखा तो हुआ ही है, और आप में से जो बच्चे सिंसियर हैं उन्होंने इसे सॉल्व भी किया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, ये कोर्स A करा रही हूँ मैं, बहुत ही सावधानी से इसको पढ़िएगा। ये क्या है, कोर्स A चल रहा है हमारा। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले हमारे पास में आया एक काव्यांश। इस काव्यांश को पढ़ेंगे। इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 5 कितने हो जाएंगे, 5 मार्क्स के। ठीक है, समझ गए। चलिए शुरू करें। पहला है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अब इस पंक्तियों को ये समझिए कि कवि ने सुबह सुबह बच्चों को ठंड में, कोहरे से ढकी हुई सड़क जो है उसमें ठंड में जाते हुए देखा काम पर। अब उसको देखकर वो चिंतित हैं कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद इनके जो मनोरंजन और सुविधा के जितने भी साधन हैं वो समाप्त हो चुके हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या अंतरिक्ष से गिर गई हैं सारी गेंदें। उन्होंने बोला ना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं काम पर। क्या जो उनके खेलने के लिए जो गेंदें थी वो अंतरिक्ष में कहीं गिरकर समाप्त हो गई हैं, कहीं खो गई हैं, जो गेंदें ही नहीं बची सारी दुनिया में और बच्चे मजबूर हैं काम पे जाने के लिए। क्या दीमकों ने खा लिया रंग बिरंगी किताबों को। अब बच्चे दूसरा क्या काम करते हैं, पढ़ने का, खेलने का, पढ़ने का, 2 काम रहता है उनके पास। अब खेलने के लिए गेंदें नहीं बची, तो क्या जितनी पढ़ने लिखने की किताबें थी रंग बिरंगी जो बच्चे पढ़ते थे बड़े इंटरेस्ट से, क्या दीमक लग गई उन सारी किताबों में और सारी किताबें खत्म हो गई इस दुनिया से। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने। भाई गेंदें तो पहले ही अंतरिक्ष में गिर गई थी, तो क्या जो बचे कुछ और खिलौने थे वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गई। अब काले पहाड़ का तात्पर्य ये होता है, यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल तौर पर जो है वो बोझ दिखाया है, यानी कि जिम्मेदारियों का बोझ दिखाया है वो काला पहाड़। तो मतलब बेसिकली उस बोझ के तले इनके सारे खिलौने क्या कहीं दब गए हैं, जो खेलने के लिए खिलौने ही नहीं बचे और इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें। मदरसों की इमारतों का मतलब है बच्चे जहां पढ़ने के लिए जाते थे, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ये सारे जो हैं, ये सारी इमारतें जो हैं, क्या कोई भूकंप आया था जो सारी इमारतें गिर गई और बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बची। देखिए सामग्री पहले ही खत्म हो चुकी, अब जो जगहें थी वो भी खत्म हो गई, यानी कि सारी इमारतें खत्म हो गई। अब खेलने की जगहें क्या हैं, सारे मैदान सारे बगीचे घरों के आंगन। तो ये वो ऐसी जगहें हैं जहां बच्चे खेलते हुए पाए जाते हैं, घर के आंगन होते हैं, सब होते हैं। अब क्या वो सारी जो जगहें थी वो खत्म हो चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, बची ही नहीं। इस वजह से बच्चे जो हैं वो खेलने की बजाय काम पे जाने के लिए मजबूर हैं। तो इन्होंने यहाँ वो सारे रीजंस बताए हैं जो लेखक सोच रहे हैं। क्या ये सारे रीजंस रहे कि बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने मनोरंजन की जितनी चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई और बच्चे क्या हुआ, काम पे जाने के लिए मजबूर हैं। ये पंक्तियों में बताया गया। अब इन पर जो क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कवि की दृष्टि में बच्चों के लिए क्या करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है, खेलना कूदना, पढ़ना,
स्वाभाविक विकास करना या उपरोक्त सभी। तो कवि ने क्या बताया? कवि ने बताया कि ये सारी चीजें उनके लिए जरूरी हैं। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? उपरोक्त सभी, क्योंकि बच्चों के लिए जहाँ खेलना कूदना जरूरी है वहीं पढ़ना जरूरी है। जब ये दोनों काम करते हैं तभी उनका स्वाभाविक विकास होता है। देखिए बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, बच्चों से कहा जाता है सिर्फ पढ़ो, खेलोगे तो टाइम वेस्ट है। ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। बच्चों के लिए जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही खेलना ज़रूरी है। ये उनके एक जो सही तरीके के शारीरिक मानसिक विकास के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है। इसीलिए देखिए स्कूलों में क्या होता है आजकल जो है, आप मान के चलो कि अगर 8 पीरियड लगते हैं तो 8 में से 6 पीरियड बच्चों की पढ़ाई के लगेंगे और 2 पीरियड उनके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लगते हैं, जिनमें एक स्पोर्ट्स है या अनदर एक्टिविटी रहती है। क्यों? क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है, बच्चों की प्रिय वस्तुओं के बारे में कवि क्या जानना चाहता है। अब उनकी प्रिय वस्तुओं के बारे में क्या जानना चाह रहा है? बच्चों के खेलने की वस्तुएं कहाँ नष्ट हो गई हैं, बच्चों की गेंद कहाँ गई है, बच्चों के खिलौने तथा रंग बिरंगी पुस्तकें कहाँ गई हैं, उपरोक्त सभी। तो बच्चों की ये प्रिय सारी चीज़ें होती हैं, किताबें होती हैं, खेलने की जगहें होती हैं, उनकी सामग्री होती है, ये सारी ही चीज़ें बच्चों को प्रिय होती है। और कवि यही जानना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, नष्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी, क्योंकि वो इन तीनों चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार अचानक क्या नष्ट हुआ प्रतीत होता है? विद्यालयों की इमारतें, खेल के मैदान, पार्क, घरों के आंगन। तो ये सारी चीजें क्या हुई? नष्ट हो गई एकाएक। अब एकाएक का मतलब क्या होता है? अचानक कोई चीज घटना। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीजें एकाएक घटने की बात ही की गई है। काव्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति है? कौन सा भाव निकल के आ रहा है? करुण भाव, आश्चर्य भाव, प्रेम भाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये पूरी पंक्तियां अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है कि बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने की जो भी सामग्री थी वो सभी कुछ नष्ट हो गई है। तो अब एक्चुअल में कभी ऐसा सोचो हो तो क्या होगा? करुणा पैदा करेगा। अरे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कैसे खेलेंगे? तो ये क्या है? एक करुणा के भाव को पैदा करता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ये एक करुण भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि ने आक्रोश क्यों व्यक्त किया है? अब आक्रोश का मतलब है कि उन्हें ये क्रोध क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है? बच्चों को की पढ़ने की उम्र में काम पर जाने से, क्योंकि बच्चों की मजदूरी अत्यंत कम है, क्योंकि बच्चे ठंड में जा रहे हैं, या उपरोक्त सभी कारणों से। तो कवि को गुस्सा क्यों आ रहा है? रीजन बताओ। उनको आक्रोश क्यों व्यक्त? क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को काम पे जाते देखा, उस समय जब उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए, इस कंडीशन में उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा है? वो इस उम्र में वो कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो इसका सही रीजन क्या है? बच्चों की पढ़ने की उम्र पर उन्हें काम पर जाने से कवि को आक्रोश आ रहा है। चलिए अब हम आ गए अपने नेक्स्ट काव्यांश में। अगला काव्यांश क्या पूछ रहा है देखिए, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्बा मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब उसी पंक्तियों में आगे कंटिन्यू किया, उन्होंने क्या बोला कि क्या एकाएक सारी चीजें खत्म हो गई। अब क्या बोलते हैं? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? जब सारे गेंदें खत्म हो गई, किताबें खत्म हो गई, खिलौने खत्म हो गए, सारी पढ़ने लिखने की इमारतें ढह गई, बच्चों के घर आंगन और बगीचे सारे समाप्त हो गए, तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? क्या है ये दुनिया? इस दुनिया में कुछ रहने लायक बचा ही नहीं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि ये सारी चीज़ें हस्बा मामूल हैं। वो कहते हैं बहुत भयानक होता अगर ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई होती। एक्चुअल में सोचो, ये ऐसा बहुत भयानक होता कि अगर बच्चों के सारे खिलौने ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया होता। लेकिन उससे भी भयानक ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है, सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन बच्चे क्या हैं? उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ना करके कहाँ मौजूद हैं? वो काम पर जा रहे हैं।
सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद बच्चे उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं दुनिया की हज़ारों सड़कों से। अब यहाँ पर ये जो एक लाइन दी है ना, दुनिया की हज़ारों सड़कों से, ये कहीं एक जगह की बात नहीं है, किसी एक देश की बात नहीं है, दुनिया के लगभग हर देश में ये समस्या है बाल श्रम की, कहीं ज़्यादा कहीं कम, मगर है ज़रूर। इसीलिए उन्होंने बोला दुनिया की हज़ारों सड़कों पर काम पर बच्चे जा रहे हैं, सारी चीज़ें मौजूद होते हुए भी बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। अब इस पर पहला प्रश्न देखिए क्या है, उपर्युक्त काव्यांश का मूल भाव क्या है। अब आपको बताना है कि इस पूरे काव्यांश का मूल भाव क्या निकल के आ रहा है। बाल मजदूरी की विवशता पर आक्रोश, बच्चों पर दया, ज्वलंत समस्या को उजागर करना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम सही रूप में मूल भाव देखें तो इन यहाँ पर पूरी उसमें वो दिखा रहे हैं कि कवि अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। तो बाल मजदूरी की विवशता पर आक्रोश, वो बाल मजदूरी होते देख रहे हैं मगर विवश हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे और इस बात का उन्हें गुस्सा है, तभी तो वो कह रहे हैं कि बहुत भयानक होता है, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती, लेकिन उससे भी भयानक ये है कि ये सारी चीज़ें मौजूद होते हुए भी बच्चे इनका इस्तेमाल नहीं करके काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये उनका आक्रोश बता रहा है, उनका गुस्सा बता रहा है। और हाँ, अब अगर आपसे पूरी कविता का मूल भाव पूछा जाएगा तब होगा ज्वलंत समस्या को उजागर करना, बाल मजदूरी जैसी ज्वलंत समस्या को उजागर करना, ये पूरी कविता का मूल भाव होगा। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ काव्यांश का पूछा है तब ये होगा कि उस काव्यांश में क्या चीज बताने की कोशिश करी जा रही है। दूसरा है हमारे पास, काव्यांश में कवि की मुख्य वेदना क्या है। वेदना मतलब तकलीफ क्या है। पढ़ने खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते देखना, बच्चों को खेलते देखना, बच्चों का ठंड में घूमना या उपरोक्त कोई नहीं। तो वो तो सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है कि पढ़ने खेलने कूदने की उम्र में बच्चों का काम पर जाते देखना कवि की सबसे बड़ी वेदना, वेदना मतलब तकलीफ है, दर्द है। तीसरा प्रश्न है, कवि की दृष्टि में अति भयानक क्या है। क्या चीज जो है वो सबसे भयानक है। बच्चों को कम मजदूरी देना, बच्चों के लिए कंपनी में अच्छी व्यवस्था नहीं होना, सारी बाल क्रियाकलापों का गुम होना या उपरोक्त सभी। तो कवि की दृष्टि में अत्यंत भयानक अगर माना जाए तो वो होगा सारी बाल क्रियाकलापों का गुम हो जाना। देखिए क्या है, बच्चे जो है छोटे छोटे, उनका बाल क्रियाकलाप क्या है, खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं। उनके अंदर बड़ों जैसी चीज़ें आ गई हैं, वो सामान उठाकर सुबह सुबह काम पर जाना, 8 घंटे काम करना, वो वाली चीज़ें। तो ये चीज़ जो है वो उनके लिए अति भयानक है। बच्चों का जो एक नेचुरल चीज़ होती है वो नहीं है उनमें। है सारी चीज़ें हस्बा मामूल, क्या है सारी चीज़ें हस्बा मामूल का क्या अभिप्राय है। बहुत दुख होता है बच्चों की स्थिति पर। दूसरा है, बच्चों के खेल एवं मनोरंजन की सारी सामग्रियां अभी भी वैसी ही है। नेक्स्ट है, बच्चे काम करके आगे जाएं। फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम सही देखें तो क्या है सारी चीज़ें हस्बा मामूल का तात्पर्य क्या है, बच्चों के खेल एवं मनोरंजन की सारी सामग्री अभी वैसी ही होना। तो ये जो हस्बा मामूल जो शब्द लिया है यानी कि उसका वैसे ही मौजूद होना, चीज़ों का वैसे ही मौजूद होना, ये तात्पर्य होगा। नेक्स्ट है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अपनी भूख मिटाने, माता पिता की सहायता करने, देश हित में या उपरोक्त कोई नहीं। अब बच्चे क्यों जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया था कि जो ये बच्चे जा रहे हैं गरीब होते हैं और अपनी इस गरीबी में खाने पीने ओढ़ने जो भी अपनी नीड्स होती हैं इनके पूरा करना है। तो अपने माता पिता का जो है सहायता करने के लिए जाते हैं। भाई माता पिता तो काम करते ही हैं, लेकिन परिवार इतना बड़ा होता है कि वो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। उस कंडीशन में उन्हें और जो है हेल्प चाहिए होती है। उस कंडीशन में ये छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है ताकि सारी नीड्स पूरी हो सके। अब हम आ जाते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, बहुविकल्पी हमारे खत्म हो गए।
10 क्वेश्चंस थे, हमने कर लिए, 10 मार्क्स का हमने क्वेश्चन पेपर कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने 20 मार्क्स के, यानी कि अब हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हम करने जा रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पर आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, 2 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा, तो 10 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हो जाएंगे आपके 20 मार्क्स के। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनके आंसर्स याद रखना 25 to 30 वर्ड देना। मैं हर बार इस चीज़ पर आपको जो है प्रेशराइज कर रही हूँ, वर्ड लिमिट पे आपको बहुत ध्यान देना है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जो वर्ड लिमिट दी जा रही है। अब याद लीजिए लिटरेचर में और जितना लेखन कार्य आएगा, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सौवत्र लेखन, आपका विज्ञापन लेखन, मतलब आगे अभी 9th में आप लोगों के बहुत सारे लेखन, संवाद लेखन, सब कुछ वो एक लिमिट, वर्ड लिमिट के अंदर दिया जाएगा। उस वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको सारे काम करने हैं। चलिए देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, कोहरे से ढकी कहकर कवि ने किस तरह की परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। अब कोहरे से ढकी अगर उन्होंने बोला है तो यानी कि ये सुबह सुबह है, एकदम बर्फीली सुबह है। देखिए क्या है, कोहरा प्रातः काल घना होता है, सुबह सुबह बहुत घना होता है, जो शीत की भयावहता को बढ़ा देता है, यानी कि ठंड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब देखिए ठंड कम कैसे होती है, धूप निकलेगी, लेकिन जब फॉग होता है तो धूप निकलने में और ज़्यादा टाइम लगता है और वो ठंड को बढ़ा देता है। डेंस कोहरा हमेशा ठंड को बढ़ा देता है। वातावरण में घना कोहरा, टपकती बर्फ फुहार सर्दी की चरम सीमा प्रदान करती है। एक तो ठंडा मौसम है, ऊपर से अगर घना कोहरा पड़ जाए तो वो और भी ज़्यादा ठंड को बढ़ा देती है। ऐसे वातावरण में कांपते हुए बच्चों को रोजी रोटी हेतु काम पर जाते देखकर कवि दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि बच्चों को काम पर जाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कैसी परिस्थिति पैदा कर रहा है, एक तो ठंड थी ही, ऊपर से कोहरे का पड़ जाना यानी कि ठंड को बढ़ा देना, और इस ठंड को जब बढ़ जाती है तो हम बड़े नहीं सहन कर पाते और उन छोटे छोटे बच्चों को ऐसी परिस्थिति में काम पर जाना पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या है, कभी क्या कोई भी नहीं चाहेगा इतने छोटे छोटे बच्चे काम करें और वो भी इतनी ठंड में उन्हें सुबह सुबह जाना पड़े। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर क्या संदेश दिया है। अब ये पूरी कविता क्या, अब ये क्वेश्चन एक और बन सकता है, जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो क्या संदेश देते हैं। तो इस पूरी कविता के माध्यम से कवि ने संदेश देना चाहा है बाल श्रम की जो समस्या है उसको खत्म करने पर, कि इन छोटे बच्चों को अपना बचपन जीने का पूरा हक होता है, खेलना कूदना ये सारी चीज़ें उन्हें करनी होती हैं। अगर बच्चे ये नहीं करेंगे तो कैसे उनका बचपन होगा। तो यहाँ पर वो संदेश क्या दे रहे हैं, देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि ने बाल मजदूरी की समस्या को उभारा है और प्रश्न किया है किन कारणों से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, किस चीज़ पर उन्होंने बल दिया है, वो कौन से कारण हैं जिस पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, और समाज के लोग यह सब देखकर चुप हैं। ठीक है, क्या दिया है उन्होंने कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये तो एक है ही है, दूसरा इनके कारण क्या है, और ये सारे लोग उस समस्या को देखकर चुप हैं। कवि को समाज की यह संवेदनहीनता और भावशून्यता भयंकर लगती है। कवि समाज की संवेदनहीनता और भावशून्यता को भगाना चाहता है ताकि इन बच्चों के प्रति वह कुछ सोचे और उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाए। तो सीधे सीधे इस कविता का जो संदेश है वो बाल श्रम को हमारे सामने उजागर करना है, ताकि जो हम संवेदनहीन हो चुके हैं, जिन सारी चीज़ों को देखकर हम आदी हो चुके हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दें और इस समस्या को जड़ से मिटाया जा सके और इन बच्चों को पढ़ने लिखने और खेलने का मौका मिले, ना कि वो काम पर जाए। ये पूरी कविता का संदेश है। प्रश्न संख्या 3 है, बच्चे काम पर जा रहे, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो सीधे सीधे है, इस कविता में क्या बताया गया है, कौन सी समस्या है, इसका निवारण क्या है, क्या चीज़ को लेकर कवि ज़्यादा दुखित हैं, ये सब कुछ आपको बताना है। तो ये उसका प्रतिपाद्य निकल आएगा। तो देखिए क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में सामाजिक सरोकारों को महत्व देते हुए बाल मजदूरी की पीड़ा को कवि ने मर्म स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये समस्या क्या है, वो है बच्चों का काम पर जाना। इसे सामाजिक सरोकारों को महत्व दिया है, यानी कि समाज के तौर पर हमारा
क्या जिम्मेदारी बनती है, उनका क्या महत्व है हमारी लाइफ में, इस चीज़ को उजागर किया है। और बहुत ही मार्मिक ढंग से। मार्मिक ढंग कैसा कि उन्होंने कहा छोटे छोटे बच्चे कोहरे में काम पर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मर्म तो यही है कि छोटे छोटे बच्चों को इतने कोहरे में उठना ही क्यों पड़ा। दूसरी चीज़ है वो भी उन्हें काम करना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में। बच्चे कितना ओढ़ बेड़ के बैठते हैं, हम लोग अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को ठंड के टाइम कितना उड़ाकर बैठाते हैं कि बेचारों को ठंडा ना लगे। होता है कि नहीं होता है? वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाँ, बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इससे उस सामाजिक विडंबना को भी स्थान दिया गया है जिसमें बच्चों को अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में काम पर जाने को विवश होना पड़ रहा है। कविता में कवि ने समाज की संवेदनहीनता पर व्यंग किया है कि भाई समाज में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद वो जो हैं इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे। समाज इन बच्चों को काम पर जाता देखकर भी चिंतित नहीं होता है। वह ऐसे मूक और अंधा बना रहता है जैसे ये बड़ी सामान्य बात हो। मतलब वो सारी चीज़ें देख रहा है, देखने के बाद भी वो चुप है कि मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सी थिंग है। लेकिन अगर सोचिए, ये हमारे बच्चों, हमने तो किसी और छोटे गरीब के बच्चे को देखा, हमारे बच्चे को अगर ये करना पड़े तो हमारी हालत क्या होगी। ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि भाई कि ये हमको सभी के लिए सोचना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। प्रश्न संख्या 4 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे क्या प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है इनके काम पे जाने का। सबसे पहले कि बच्चे जिनका काम है खेलना कूदना पढ़ना, बच्चे काम पे जा रहे हैं, इस पे प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है इसका। बच्चों का बचपन पढ़ने लिखने तथा खेलने कूदने के लिए होता है। बचपन मस्ती तथा बेफिक्री भरा होता है। ऐसे में प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। अब प्रतिकूल परिस्थितियां क्या होती हैं ये मैंने आपको पहले भी अवगत कराया। प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कि जो नॉर्मल नहीं। अब क्या है, ये बच्चे जो काम पर जा रहे हैं मोस्टली आप उन बच्चों को देखते हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, यानी कि जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता, विपन्नता होती है। तो ये लोग क्या होता है, गरीब हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके यहाँ इतने सारे लोग हैं कि उनके पेट भरने के लिए 2 लोगों का काम करने से काम नहीं चलता। मतलब घर में अगर मान लीजिए माँ बाप हैं और उनके 4 बच्चे हैं, तो माँ बाप अगर कमा रहे हैं तो उससे भी इन 4 बच्चों का पेट नहीं भर पाता। तब ये होता है कि जो सबसे बड़ा बच्चा है उसे काम पर लगना पड़ता है। तो ये हो जाती है प्रतिकूल स्थितियाँ, क्योंकि वो अगर भाई उनकी सारी नीड्स पूरी हो रही हूँ। अब आप सिंपल अपने समझिए कि आप हैं, आपके भाई बहन हैं, ठीक है, आपका एक भाई या एक बहन है या जो भी है, मम्मी पापा है। मम्मी पापा जितनी अर्निंग कर रहे हैं आपको सारी चीज़ें सफिशिएंट तौर पर देते हैं, जितना वो केपेबल हैं कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे परिवार में देखेंगे उनके माँ बाप ज़्यादा कमा रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो ये अब ये स्तर डिसाइड करता है कि भाई आप जितना कमा रहे हो उस हिसाब से सारी नीड्स पे, सबसे पहले थे हमारी ज़रूरतें पूरी होना, फिर हमारे शौक़ होते हैं। तो सबसे पहले नीड्स क्या है, खाना कपड़ा रहना। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं इनके पास सबसे प्रतिकूल स्थिति ये है कि इन लोगों की बेसिक नीड खाना जो है वही पूर्ण नहीं हो पाता। तो इसलिए माँ बाप के अलावा इन्हें भी काम पर जाना पड़ता है। उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। यह एक भयानक प्रश्न है। क्या है, भयानक प्रश्न है। आखिर उन्हें काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। ठीक है, इससे बच्चों का बचपना उनसे छिन जाता है तथा उनका जीवन अंधकार पूर्ण हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या खड़ा हुआ कि बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्थिति इतनी भयानक है कि ये सिर्फ उन बच्चों का ही भविष्य अंधकार पूर्ण नहीं करता, ये आगे चलकर हमारे देश का भविष्य भी अंधकार पूर्ण करता है। प्रश्न संख्या 5 है, बच्चों को काम पर जाने की समस्या को कवि ने गांव की पगडंडी की अपेक्षा कोहरे से ढकी सड़क पर क्यों दिखाया। अब भाई वो कहीं से भी जाते हुए दे सकते थे कि भाई सड़क पर जा रहे हैं, गांव की पगडंडी पर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा सकते, लेकिन उन्होंने कोहरे की ही सड़क पर क्यों बताया। देखिए इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने प्राकृतिक स्थितियों को भी बहुत भयंकर बताया। अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो हम बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते, होता है ना।
बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं कि भैया ठंड लग जाएगी, कि भैया बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया हुआ है तो चोट लग जाएगी, जो चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो विपरीत जो प्राकृतिक स्थितियाँ हैं, उन विपरीत स्थितियों में भी इन छोटे छोटे बच्चों को काम पे जाना पड़ा। अब वो गांव की पगडंडी दिखा सकते थे, गांव की पगडंडी उन्होंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो स्थितियाँ इस स्थिति से ज़्यादा सरल हो जाती ना, तो इस वजह से नहीं दिखाई। देखिए क्या है यहाँ पर, कवि के द्वारा बच्चों के काम पर जाने की समस्या को गांव की पगडंडी पर ना दिखाकर कोहरे से ढकी सड़क पर दर्शाया गया है, क्योंकि गांव में लोग अधिक सहृदय और संवेदनशील होते हैं। अच्छा, एक रीजन इन्होंने और बताया कि गांव के जो लोग होते हैं उनमें अपनत्व ज़्यादा होता है, वो दूसरों की तकलीफ़ों को, चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं। मे भी शायद ये रीज़न रहा है। फिर जबकि शहर के लोगों की सहृदयता संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। अब ये रीज़न क्यों बताया, देखिए गाँव की अपेक्षा शहरों में लोग ज़्यादा व्यस्त होते हैं। इस व्यस्तता के कारण वो अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि जब उन्हें अपनी ही समस्या के निवारण का समय नहीं है तो वो दूसरों की समस्या के निवारण में क्या समय देते हैं। इसलिए जब वो उनका जो इग्नोरेंस है, इसके कारण उनके अंदर वो संवेदनहीनता आ जाती है। शहर की सड़कों के किनारे ही बसे हैं। अब क्या है, शहर क्या है, सड़कों के किनारे बसे होते हैं। वहाँ के बासी बच्चों को काम पर जाता देखकर तनिक भी विचलित नहीं होते, ऐसा लगता है जैसे ये कोई आम बात हो। तो अब कोहरे से ढकी, एक तो प्राकृतिक स्थितियों को बहुत ही विपरीत बताया गया। दूसरी चीज़, सड़कों, कोहरे से ढकी सड़क का मतलब, सड़क मतलब यानी कि शहर है। शहर के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि यहाँ पर संवेदनहीन लोग रहते हैं, यहाँ पर उनके अंदर वो उतनी सहृदयता नहीं होती कि दूसरों की तकलीफ़ों को समझ सकें, जान सकें। ये चीज़ बताने और समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए, तो दोनों रीज़न आप दे सकते हैं। एक तो प्रकृति की भयावहता दिखा सकते हैं, दूसरी चीज़ शहर के लोगों की संवेदनहीनता दिखा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है? भाई, इस कविता का सीधा सीधा उद्देश्य है कि इस समस्या पर ध्यान दीजिए, इसके कारणों का पता लगाइए और इसका निवारण कीजिए, ताकि इन छोटे बच्चों को काम पर ना जाना पड़े। ठीक है, तो ये मेन इसका उद्देश्य हो सकता है। तो देखिए क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य बाल मजदूरी प्रथा के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित करना है, कि मतलब समाज देखे कि ये एक सबसे बड़ी विडंबना है, इसकी तरफ वो ध्यान दे, उसमें संवेदना उत्पन्न करना, यानी कि समाज के अंदर वो संवेदना उत्पन्न हो, वो देखे कि भाई इस समस्या के ऊपर आप ध्यान दीजिए। कवि चाहता है कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की बजाय यूं काम करके जिंदगी भर के लिए मजदूर बनकर ना रह जाएं। तो कवि क्या चाहते हैं, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं आगे काफ़ी अच्छा जीवन जिएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ें, ना कि वो अभी से काम करें ताकि वो ताउम्र मजदूरी करते रहें। इस चीज़ पर उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समाज के लोगों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे बच्चों को काम करने से रोके तथा उनका छिनता बचपन उन्हें लौटाएं। तो सबसे बड़ा उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि इस समस्या की तरफ वो ध्यान दें और इसके कारणों का पता लगाएं और उन कारणों को खत्म करें, ताकि बच्चे अपना बचपन ठीक तरीके से जी पाएं, यानी कि खेल कूद और पढ़कर अपने बचपन को व्यतीत करें। काम करके, मजदूरी करके उसे नष्ट ना करें, नहीं तो आगे चल के उन्हें बहुत ज़्यादा, यानी कि ताउम्र उन्हें वो मजदूरी करनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 7 है, कवि ने बच्चों के काम पर जाने की पीड़ा को किस तरह व्यक्त किया है? अब उन्होंने पूरी कविता में इस पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश करी है ना। पूरी कविता में ही उनका वो गुस्सा, वो दर्द, सभी कुछ निकल कर आ रहा है। देखिए, ठीक है ना, गुस्सा भी है, मतलब आक्रोश भी है, दर्द भी, वो चीज़ उनको व्यक्त कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें वो बड़े अच्छे से उन्होंने व्यक्त करी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति करी है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस चीज़ का उन्हें बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, पूरी इसको अभिव्यक्त किया है। कवि देखता है कि छोटे छोटे बच्चे कोहरे से भरी भयंकर सर्दी में भी काम पर जाने को विवश हैं। ठीक है, क्या है,
भयंकर कोहरा दिखाने का मतलब उन्होंने कोहरा ही क्यों इस्तेमाल किया, सबसे बात है कि वो प्रकृति को सिंपल ये बताते हैं कि भाई सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये भी बोल सकते थे, लेकिन कोहरे से ढकी सड़क का तात्पर्य उन्होंने इसलिए रखा ताकि वो प्रकृति को भी थोड़ा और भयानक दिखा सके कि भाई इतनी ठंड है और उस ठंड में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जबकि यह उनके काम पर जाने के नहीं बल्कि खेलने कूदने और पढ़ने के दिन है। सिंपल सी चीज, ये दिन क्या है, उनके काम करने के नहीं है, खेलने कूदने और पढ़ने के दिन है। लोगों के लिए ये साधारण सी बात बनकर रह गई है। बच्चों का नष्ट होता बचपन तथा उनका नष्ट होता भविष्य देख कवि दुखी होता है, जबकि समाज अपने में मस्त है। इस स्थिति में कवि को बहुत पीड़ा हो रही है। कवि की पीड़ा का सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक तो ये सबसे भयानक स्थिति है ही, और उस पर सबसे भयानक स्थिति ये है कि हम सभी इस चीज को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बावजूद हम चुप हैं, उस पर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई अगर हम अपने सामने कोई समस्या, जैसे अब इसको एक बेसिक तौर पे ये समझो कि हमारा घर है, हमारे घर में आप यानी कि अब जैसे मम्मी पापा हैं आपके और आप उस घर में बच्चे हो। अब बच्चों का काम क्या है, खेलना कूदना पढ़ना, थोड़ा बहुत मम्मी पापा के काम में हाथ बटा देना। अब पता चला आप जो है वो खेलना कूदना ये सारा काम छोड़कर घर के सारे हाउस होल्ड काम करोगे तो आप पढ़ोगे लिखोगे कब। उसी तरीके से यहाँ पर अब अपने घर को अपना देश मान लो, देश है। अब देश में बच्चों का काम क्या है कि भाई खेलो कूदो ताकि आगे चलकर नेक्स्ट पीढ़ी जो हमारी वो पढ़ी लिखी निकले। तो वही चीज़ कभी यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये तो सबसे बड़ी पीड़ा है ही कि ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, उससे बड़ी पीड़ा ये है कि ये सारी चीज़ें देखकर हम जो समाज के सारे लोग हैं वो चुप हैं, वो इसे किसी तरह की समस्या मानते ही नहीं हैं। उनके अंदर पूरी तरीके से संवेदनहीनता आ गई कि छोटे छोटे बच्चे जो इतनी ठंड में भी काम पर जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विवरण की तरह लिखा जाना पंक्ति से एक कवि क्या आश्रय है। अब विवरण की तरह, विवरण का तात्पर्य मतलब जानते हैं कोई लेख लिखना, कोई भी आर्टिकल जो आपका रिपोर्ट होती है कुछ इस तरीके से लिख देना, इसको हम बोलते हैं विवरण की तरह लिखना कि हाँ आज देखा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होगी, हम सिर्फ पढ़कर उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर उस विवरण की तरह क्या है कि हम देख कर भी चीज़ें अनदेखा कर देते हैं। प्रश्नोक्त पंक्ति से कवि का आश्रय है कि वर्तमान समय में जब शिक्षा सभी के लिए सुलभ है, यानी सभी, देखिए आजकल जो है वो बिना पैसों के भी आपको एजुकेशन दी जा रही, सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्लान्स चला रखे हैं कि जहां आपको पैसा नहीं देना है। उसके बावजूद भी बच्चों के लिए समुचित शिक्षा का प्रबंध नहीं है और बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। परंतु इस समस्या के समाधान के लिए 2-4 पंक्तियां लिखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। तो विवरण की तरह लिखा जाने का तात्पर्य है कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें चलाई कि भाई आपको पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना है, ठीक है, लेकिन भाई वो तो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है ना। तो जहाँ पर शिक्षा बहुत ही अच्छे से मौजूद है कि हम उसको सुलभ है कि हम आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी हम इस समस्या को देख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और हम देखते हैं और उस पर 4 पंक्तियां लिख देते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण समझ लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि इसे हम खाली विवरण की तरह हमें नहीं व्यक्त करना है। इसीलिए विवरण की तरह मतलब हमने 4 पंक्ति लिखी और अपनी जिम्मेदारी से हम फारिग हो जाते हैं कि हाँ हमने समाज में कोई चीज़ देखी और लिख दिया, लोगों को बता दिया, बस हो गया। भाई लोगों को बता दिया तो लोगों ने भी पढ़ लिया और छोड़ दिया, काम खत्म। बल्ना लोगों ने इस चीज़ में एक्शन लिया ना आपने एक्शन लिया। तो इसीलिए उन्होंने बोला ना कि विवरण के तरह लिखा जाना ज़्यादा भयानक है, क्योंकि विवरण मतलब सिर्फ लिख दिया और छोड़ दिया, कोई इसके प्रति गंभीरता को व्यक्त नहीं करता, ना लिखने वाला और ना ही पढ़ने वाला। प्रश्न संख्या 9 है, बच्चों को किस समय और कहां जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है। बच्चे काम पे जा रहे कविता के आलोप में रखिए। तो सबसे पहले बच्चों को किस समय यानी कि सुबह सुबह, और कहां जाते हुए उन्होंने देखा है, काम पर। तो सुबह सुबह बच्चों को कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जाते हुए देखकर बच्चों को कवि को पीड़ा हो रही है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, बच्चों को
कड़ी सर्दी में, क्योंकि कोहरे से ढकी हुई है, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे कड़ी सर्दी या भयानक ठंड में, कुछ भी आप दे सकते हैं जहाँ पर हम मौसम की भयावहता को व्यक्त कर सकें। तो उन्होंने कहा बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देख कर ये बच्चे कारखानों या अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि को पीड़ा हो रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि को इतनी भयानक स्थिति, मतलब बच्चे हैं वो सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई इतनी भयानक ठंड में फैक्ट्रियों में होटलों में काम करते हुए जाते वो देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बाल श्रम अपराध है फिर भी बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। देखिए, इसके कारणों के पीछे अगर जाएं तो बहुत कारण होते हैं। जो काम करवा रहा है, ठीक है, अगर मान लो बच्चे किसी होटल में काम कर रहे हैं, बच्चे कहीं पे भी काम कर रहे हैं, एक इसका कारण हो सकता है कि वो कम पैसों में काम करवाना चाहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है उस बच्चे की मजबूरी है कि उसे पैसा कमाना है, अपने घर का पेट भरना है। उस माँ बाप की मजबूरी हो सकता है, उस माँ बाप की मजबूरी कि उन्हें अपने सभी बच्चों को खाने पीने के लिए सामान मुहैया कराना है, इसलिए उन्हें अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ रहा है। और इन सब को देखते हुए समाज के जो समृद्ध लोग हैं वो अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं, वो भी एक कारण है, ठीक है ना। तो अगर इनके कारणों पर पीछे जाएं तो एक के पीछे एक बहुत सारे कारण हैं। बाल श्रम अपराध है फिर भी हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारण गरीबी है, क्योंकि जिस परिवार से वो बच्चा आ रहा है वो गरीब है। बच्चों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी ना करने पर माँ बाप उन्हें काम पर भेजने को विवश हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति व संवेदनहीनता के कारण बच्चे काम करते हुए देखे जाते हैं। मतलब जो लोग उन छोटे छोटे बच्चों को काम देखते हैं उनके अंदर की संवेदनहीनता है। भाई वो अगर बच्चे को काम पर रखेंगे तो उन्हें मजदूरी कम देनी पड़ती है, तो ये उनका लालच है कि भाई हम एक बड़े को रखेंगे तो पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, बच्चे को रखेंगे पैसा कम देना पड़ेगा। तो ये उनका लालच है, उनकी संवेदनहीनता है, जिसके कारण इन बच्चों को काम करना पड़ता है। तो ऐसे हमने कहा ना कि अगर हम कारण ढूंढने जाएं तो एक नहीं कई सारे कारण निकलकर सामने आते हैं। तो यहाँ पर खत्म हुआ हमारा ये प्रैक्टिस पेपर DPP सॉल्यूशन नंबर 13 यहाँ खत्म हुआ, और इसी के साथ खत्म हुई हमारी पहली पुस्तक क्षितिज भाग 1। देखिए हमने कितनी जल्दी पूरी बुक खत्म कर ली। तो अभी हमारे पास ये मत समझिए कि सिलेबस खत्म हो गया, भाई अभी हमारे पास नेक्स्ट हमारी बुक बाकी है, उसके बाद हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक बाकी है, उसके बाद हमारे लेखन के टॉपिक्स बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो करना तो हमें सारी ही चीज़ें हैं, सिंपल सी एक चीज़, सारी चीज़ें हमको करनी है। तो इस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो अभी हमने पहली बुक खत्म करी है, अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी बुक कृतिका भाग 1 पे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो हमारी नेक्स्ट पुस्तक रहेगी कृतिका भाग 1 के चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है कृतिका भाग 1 का, इस जल प्रलय में, ठीक है, जहाँ पर हम बाढ़ को देखने वाले हैं। तो चलिए वो तो हम फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा एक संस्मरण पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको ये सारे वीडियोस जो मिल रहे हैं, ये इनमें जो कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इसलिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपको करना ही करना है। साथ ही अगर कोई क्वेरीज हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपनी बात की कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कोई समस्या है बता सकते हैं, सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नई बुक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।